संघर्षशील साथियों नमस्कार। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती 1 दिसंबर 2018 से शुरू होती है और पहले दिन से ही इसमें घोटाला करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। 1 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की सरकार एक विज्ञापन निकालती है और कहती है कि हम 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तत्पश्चात 29 दिसंबर 2018 को विज्ञापन के माध्यम से बताती है कि 6 जनवरी 2019 को ATRE का हम आयोजन करेंगे। ATRE इन द सेंस असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019। 6 जनवरी 2019 के उपरांत 7 जनवरी को राज्य सरकार तय करती है कि कौन अभ्यर्थी कितने अंक लेकर के आएंगे तो सफल घोषित किए जाएंगे, जिसमें से राज्य सरकार ने तय किया कि अनारक्षित के अभ्यर्थी 150 अंकों में से 97 अंक अर्थात 65% अंक अर्जित करेंगे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक अर्जित करेंगे तो उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4,09,530 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से राज्य सरकार के द्वारा जब 12 मई 2020 को परिणाम घोषित किया जाता है तो 1,46,060 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। सफल घोषित अभ्यर्थियों की जब लिस्ट 69,000 की बनानी होती है तब 13 मई 2020 से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और 1 जून 2020 को अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाती है और उस अंतिम चयन सूची में हम जैसे तमाम अभ्यर्थियों का नाम नहीं होता है तो हम सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर के उस लिस्ट का अवलोकन करते हैं। अवलोकन उपरांत ये पाते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार OBC को 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण मिलने चाहिए, उसकी जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिले। वहीं दलित वर्ग को मिलने वाले 21% आरक्षण की जगह 16.6% ही आरक्षण मिले, जिसकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में 16 जून 2020 को करते हैं। तब शुरू होता है मुकदमेबाजी और संवैधानिक संस्थाओं में शिकायतों का दौर। इन्हीं दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 29 अप्रैल 2020 को ही उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेशित किया एक रिपोर्ट के जरिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने जो संवैधानिक अधिकार OBC को 27%, SC को 21% रिजर्वेशन मिलने चाहिए, आप लोगों ने नहीं दिया, अविलंब इसको दिया जाए। लेकिन उस संवैधानिक संस्थाओं की बात न मानकर उत्तर प्रदेश की सरकार उसके आदेश को कूड़े के ढेर में फेंकने का काम करती है। फिर हम सभी साथियों ने मिलकर के माननीय लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में 16 जून 2020 को रिट पिटीशन 9050/2020 फाइल करते हैं और पूरी इंटायर लिस्ट, पूरी चयनित सूची को चैलेंज करते हैं। एकल पीठ में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान 13 मार्च 2023 तक मैराथन सुनवाई हुई और 13 मार्च 2023 को एकल पीठ का आदेश आता है। एकल पीठ के आदेश में ये कहा जाता है कि आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 65% से कम अंक लाए हैं, उनकी ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी, अर्थात उनकी ओवरलैपिंग रोक दी जाएगी, जो सीधा संवैधानिक उल्लंघन है। जो आरक्षित वर्ग के हक अधिकार है उनको लूटने का एक नया तरीका है। फिर हम लोगों ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट थे उसको चैलेंज किया और अपील 172/2023 महंत पाल बनाम उत्तर प्रदेश फाइल करते हैं,
जिस पर मैराथन सुनवाई के बाद 13 अगस्त 2024 को ये आदेश आता है कि आरक्षित वर्ग के वो मेधावी अभ्यर्थी जो आरक्षण नियमावली 1994 रूल 14 की धारा की उपधारा 3136 के हकदार हैं, वो सभी अभ्यर्थी जो अनारक्षित के कट ऑफ 67.11 से ऊपर क्वालिटी पॉइंट लेकर के आए हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं ट्रीट किया जा सकता है। इस तरह से 13 अगस्त 2024 को डिवीज़न बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को एक आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर नई चयन सूची बनाइए, वो भी अकॉर्डेंस लॉ, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सूची को तैयार करिए और पब्लिक डोमेन में उसको सार्वजनिक करिए। फिर चयनित कार्यरत शिक्षकों की जब नौकरी जा रही थी, तभी उसमें से एक अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या 21-273/2024 फाइल करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बताते हैं कि हम इस तरह से गलत अपॉइंटीज़ करीब 10,000 अभ्यर्थी हैं जो तमाम प्रकार के लोन इत्यादि करा लिए हैं, लास्ट में अगर हमको निकाल दिया जाएगा तो हमारी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। 9 सितंबर 2024 को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि डिवीज़न बेंच का जजमेंट साफ है, स्वच्छ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उसके बावजूद डिवीज़न बेंच के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय 9 सितंबर 2024 को रोक लगा देती है। 9 सितंबर 2024 से लेकर के 2026 के मध्य तकरीबन 25 से 30 ऐसी डेटें लगी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक अपना पक्ष रखने नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी कड़ाके की गर्मी में, सर्दी में हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सड़कों पर धूल फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह मामला दलित पिछड़े कमजोरों से जुड़ा होने के नाते उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर अदालतों में उलझाई हुई है ताकि ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अदालत की चौखट पे अपना दम तोड़ दें। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि जुर्म की रात चाहे जितनी लंबी हो जाए, जुर्म की रात चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन कभी उसने सवेरा होने से नहीं रोक सकती है, लेकिन कभी वो सवेरा होने से नहीं रोक सकती है। ये समय का तकाजा है कि मौके पर आप प्रदेश के बादशाह हो, दलितों पिछड़ों को रौंदने वाले हो, रौंद लीजिए, लेकिन जैसे समय का परिवर्तन होगा आपसे एक एक उत्पीड़न का जवाब लिया जाएगा। साथियों, हमारे साथ शैलेंद्र प्रधान जी, धनंजय गुप्ता जी, भोला भाई, तमाम ऐसे जिम्मेदार साथी हैं जो आज इको गार्डन में हमारा साथ देने के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ इस लड़ाई में पहले दिन 16 जून 2020 से इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। करीब 7 साल बीतने को आ रहा है। ये हमारे वो जाबाज साथी हैं जो इनकी तुलना अगर हम फाइटर प्लेन से करें तो भी कम होगा, क्योंकि इनके इरादे जिस तरह से पहले दिन जिस जुनून और जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ना शुरू किया था, ठीक उसी तरीके से आज भी उसी जुनून और जज्बे के साथ वे सरकार से 2-2 हाथ कर रहे हैं। सब काम छोड़कर इको गार्डन में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं और इस चिलचिलाती धूप में जहाँ पर कोई नहीं होता है, वहाँ पर हमारे साथ धरने को ताकत देने के लिए, धरने को गति देने के लिए हमारे साथ बैठते हैं। हमारे भाई भोला भाई हैं, आ जाइए भोला भाई। सब काम छोड़ करके, इनका भी परिवार है, आइए भैया, ये भी सब काम छोड़ करके भर्ती का सुखद अंत कैसे हो उस दिशा में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितनी कड़ाके की धूप में आपका भाई आपकी लड़ाई को उसी जुनून और जज्बे के साथ लड़ रहा है जो इसकी शुरुआत 2020 से की थी। साथियों, गंभीरता को, इस मामले को गंभीरता से लीजिए और समझिए कि अगर हम घरों पर हाथ धरकर बैठे रहे तो ये दम्भी निरंकुश सरकार हमारे और आपके साथ न्याय करने वाली नहीं है। ये कह सकते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरे हैं, कातिल ही सिपाही हैं। कातिल ही लुटेरे हैं, कातिल ही सिपाही हैं। तो इसमें जिसको न्याय देना है वही लुटेरा है, इसलिए आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। लेकिन पिछली 22 की विधानसभा में सरकार बच गई थी, लेकिन हम नौजवान साथियों से निवेदन करेंगे कि 27 में ऐसे दम्भी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, मिलकर लड़ने का समय आ गया है कि जब तक हम लोग मिलकर के लड़ करके इनको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। इनको उखाड़ फेंको, आने वाली सरकारें हमारे साथ न्याय करेंगी, क्योंकि इनको हम लोगों ने बहुत मौका दिया। इसलिए कहना चाहता हूँ, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश में जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं इनकी कुर्सी को नहीं बदल देंगे, तब तक हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जब आप घरों पर होते हैं तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे भोला भाई, शैलेंद्र भाई श्रावस्ती से चलकर आए, धनंजय भाई इस धरने में धार देने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आप सभी साथियों को विचार करने की ज़रूरत है कि जिनके कंधों पर आपने नैतिक जिम्मेदारी दी लड़ाई लड़ने के लिए। हम अदालत में मजबूती से लड़ लेते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ न देने की वजह से हम सड़कों पर लड़ाई हार जाते हैं। इसलिए इस पर आप लोग विचार करिए। आगामी अगर कोई डेट हम लोग फिक्स करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो उस पर अगर आपको लगे कि हमारा साथ देना चाहिए तो घरों से निकल करके हमें ताकत दीजिए, हमें बल दीजिए, ताकि हम इस दम्भी सरकार से लड़ें और आपके खोए सम्मान को वापस कराने में सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।